ईवीएम बैन कर दो, हो जाओ आप 400 पार, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है सर। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, एक ही दिन में चुनाव होना चाहिए, एक चरण में चुनाव हो जाए। जब वो आपके बैलेट बॉक्स सारे सबमिट हो जाए उसके बाद उसकी इमीडिएट काउंटिंग शुरू करा दो, बस आप 400 पार हो जाओ, कोई बात नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं। पॉसिबल है क्या 2024 का चुनाव जो है बैलेट पेपर से हो सके? पॉसिबल तो नहीं है सर, सरकार मानेगी नहीं, क्योंकि सरकार बेरोजगार हो रहे हैं, बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, महंगाई इतनी चरम सीमा पे है। आज हमारा किसान जो अन्नदाता है, हमारा जो अन्नदाता है उसको अपनी बात रखने के लिए दिल्ली में अंदर तक नहीं आने दिया गया। तो ये जो तानाशाही है वो साफ है कि ये ईवीएम के बल पे दिया। युवाओं को कितना बड़ा सम्मान दिया, 60,000 वैकेंसी निकली थी, 60 लाख लोगों ने अप्लाई करा और उसके बाद वो पेपर कैंसिल कर दिया। और जब वो अपनी री एग्जाम की मांग को लेकर केशव प्रसाद मौर्य के घर पे गए थे, उनको लाठियों से मारा गया, उनकी गर्दन पकड़ पकड़ के घसीटा गया। कितना बड़ा सम्मान। सबसे पहली चीज जो लोग बार बार दावा करते हैं 140 करोड़ 140 करोड़ 140 करोड़, कहां से 140 करोड़ लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं? अगर सारे के सारे लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे होते तो आज विपक्ष का नाम निशान नहीं काम है कि विरोध करना। मोदी जी का काम है अच्छे काम करना। मैं तो मोदी जी अच्छे काम कर, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कह रहे हैं मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इनकी नजरों में अच्छे कर रहे होंगे सर, इनके नजर में भी अच्छा है, सबके नजर में मोदी जी अच्छा है। पूछिए शर्मा जी से, इनके नजर में मोदी जी अच्छे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? मोदी जी व्यक्ति के तौर पे अच्छे हो सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी व्यक्ति के तौर पे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पे तो किसी भी तरह से। अगर 140 देशवासियों को अपना परिवार मानते तो किसान को अपना परिवार नहीं मानते, जो किसान अपनी जायज मांग को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन युवाओं को काउंट नहीं करते जो आर्मी की जिनकी भर्ती रद्द कर दी जाती है और वो अपने जायज मांग के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, अपने जायज अधिकारों को उठाना। पार्टी बोलती है कि देश के वो युवा देश के अंदर जो अपना अधिकार उठा रहा है, अधिकार की मांग उठा रहा है, वो देशद्रोही है। अगर किसान होते तो DAP और यूरिया में आपको डिफरेंस नहीं पता, आपको डिफरेंस नहीं पता। अरे मेरी बात सुनो, भैया ने अभी 750 से 850 कर दिया, अभी इनसे और बात करोगे ना तो 1000 बता देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप उसमें रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए, क्या बोला है मैंने, आप उसमें रिकॉर्डिंग चेक करिए, कैसे छूट के भाग गए डिबेट। आइए रही है और 2024 का चुनाव कौन जीतेगा, इसी पर चर्चा करने के लिए हम सब मौजूद हैं 2024 के चुनाव को लेकर के पब्लिक के बीच में, और जानते हैं क्या इनकी प्रतिक्रिया, क्या इनकी राय है। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार ये दावा दिया जा रहा है अब की बात 400 पार? जी, मैं फिर वही 3 महीने बुलाने वाली बात अपनी रिपीट करूंगा। ईवीएम बैन कर दो, हो जाओ आप 400 पार, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है सर। आप कह रहे हैं ईवीएम बैन कर दे तो 400 पार हो जाए, इस बात की क्या गारंटी है कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो घोटाले नहीं होंगे? बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, एक ही दिन में चुनाव होना चाहिए, एक चरण में चुनाव हो जाए। जब वो आपके बैलेट बॉक्स सारे सबमिट हो जाए उसके बाद उसकी इमीडिएट काउंटिंग शुरू करा दो, बस आप 400 पार हो जाओ, कोई बात नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं। पॉसिबल है क्या 2024 का चुनाव जो है बैलेट पेपर से हो सके? पॉसिबल तो नहीं है सर, सरकार मानेगी नहीं, क्योंकि सरकार की जानते समय भी कम रह गया, कह रहे हैं खर्चा भी ज्यादा लगता है, समय भी ज्यादा लगता है। समय किस बात का ज्यादा लगता है? बैलेट पेपर छापने में तो जब कब छपेंगे, जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाते हैं, जब नॉमिनेशन फाइल हो जाते हैं, उसके बाद ही तो कैंडिडेट्स के बैलेट पेपर छपते हैं। पहले भी चुनाव होते आए हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या खर्चा ज्यादा होगा? 2, 4, 10, 20 हज़ार करोड़ और फालतू हो जाएगा, लेकिन इसके अगेंस्ट एक पारदर्शी सरकार मिल जाएगी तो बुराई क्या है? बुराई क्या है? अगर एक पारदर्शी सरकार 2, 4, 5 हज़ार करोड़ में अगर फालतू खर्च होते हैं और मिल जाएगी तो कोई समस्या नहीं है ना, जाहिर बात है। क्या लगता है सर 2024 का चुनाव, इस सर कह रहे हैं ईवीएम बैन होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, पूरा देश में आक्रोश है। जिस तरीके से देश में तानाशाह सरकार काम कर रही है, इससे साफ हो गया है कि बिना ईवीएम के ये जीत ही नहीं सकते। ईवीएम में जो डाटा ट्रांसप्लांट किया जाता है, जो जैसे भी हैक की जाती है ईवीएम को, ईवीएम हैक करके ही अपनी सरकार बना रहे हैं। आपने देखा आए दिन किस तरीके से जो हमारे युवा हैं बेरोजगार हो रहे हैं, बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है, महंगाई इतनी चरम सीमा पे है। आज हमारा किसान जो अन्नदाता है, हमारा जो अन्नदाता है उसको अपनी बात रखने के लिए दिल्ली में अंदर तक नहीं आने दिया गया। तो ये जो तानाशाही है वो साफ है कि ये ईवीएम के बल पे ही जीत रहे हैं। वरना मोदी जी तो लगातार कह रहे हैं कि हम किसानों के हक की बात करते हैं, महिलाओं के हक की बात करते हैं और युवाओं के सम्मान की बात करते हैं। देखिए युवाओं को सम्मान अभी दिया है ना, उसमें यूपी में सम्मान दिया युवाओं को, कितना बड़ा सम्मान दिया। 60,000 वैकेंसी निकली थी, 60 लाख लोगों ने अप्लाई करा और उसके बाद वो पेपर कैंसिल कर दिया। और जब वो अपनी री एग्जाम की मांग को लेकर केशव प्रसाद मौर्य के घर पे गए थे, उनको लाठियों से मारा गया, उनकी गर्दन पकड़ पकड़ के घसीटा गया। कितना बड़ा सम्मान दिया उनको। जब पता है कि 60 लाख बच्चे इधर से उधर जाएंगे पूरे प्रदेश में पेपर देने के लिए, अतिरिक्त ट्रेनें नहीं चलाई गई, अतिरिक्त डब्बे नहीं लगाए गए, जाओ जैसे मर्जी लत्ते फत्ते जाओ, घिसटते पिसटते जाओ, कल को तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए कोई जिम्मेदारी नहीं है सरकार की। क्या सरकार को ये व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी? ये युवाओं का सम्मान है। और रही बात महिलाओं की, तो महिलाओं ने जो अवार्ड उठाई थी, आज तक वो ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी गई, जो कि यौन शोषण का आरोपी है, पहलवान बहन बेटियों का, जो मेडलिस्ट थी,
विपक्ष जो है लगातार हमलावर है मोदी जी के परिवारवाद को लेकर के। जिस तरीके से कहा जा रहा है, ट्विटर पे लगातार वायरल हो रहा है, हर कोई लिख रहा है कि मैं मोदी जी का परिवार। 140 करोड़ जनता के लगातार दिल में बस रहे हैं मोदी जी, और 2024 का नारा दे रहे हैं 400 पार आने का। तो क्या लगता है कि ये दावा जो है मोदी जी का सही होता दिखाई दे रहा है या झूठा दिखाई दे रहा है? एक तो सबसे पहली चीज जो लोग ये बार बार दावा करते हैं 140 करोड़ 140 करोड़ 140 करोड़, कहाँ से 140 करोड़ लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं? अगर सारे के सारे लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे होते तो आज विपक्ष का नामो निशान नहीं होता। 11 राज्यों में गैर विपक्षी बीजेपी सरकार नहीं होती। 5 राज्यों में इनकी जो बीजेपी की सरकार है वो गठबंधन में चल रही है। हरियाणा इसका उदाहरण है, महाराष्ट्र इसका उदाहरण है, जहाँ के गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, जहाँ किसी के भरोसे सरकार चला रही है। अगर वो समर्थन बिहार में गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, इतने बड़े बड़े स्टेट में गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, अगर 140 करोड़ लोग जनता इनको समर्थन कर रही होती तो विपक्ष का तो आज नामो निशान मिट गया। क्या कहेंगे भाई, मोदी जी के समर्थन में नहीं है? जब तक विपक्ष नहीं रहेगा तो नाम किनको मोदी जी का आएगा ना, फिर अपने आप ही वोट मिल जाएंगे मोदी का। विपक्ष का काम है कि विरोध करना, मोदी जी का काम है अच्छे काम करना। मैं तो मोदी जी अच्छे काम कर, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कह रहे हैं मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं इनकी नजरों में अच्छे कर रहे होंगे सर, इनके नजर में भी अच्छा है, सबके नजर में मोदी जी अच्छा है। जी हाँ, अच्छा पूछिए शर्मा जी से, इनके नजर में अच्छे मोदी जी अच्छे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? मोदी जी व्यक्ति के तौर पे अच्छे हो सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी व्यक्ति के तौर पे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पे तो किसी भी तरह से अच्छे नहीं है वो। अगर वो प्रधानमंत्री के तौर पे अच्छे होते तो क्या वो देश का सम्मान नहीं करते, देश की बहन बेटियों का सम्मान नहीं करते? मणिपुर पे आज तक उन्होंने करीब 9 महीने 10 महीने हो गए। अब लोग कहते हैं कि आप मणिपुर बार बार क्यों उठाते हो बार बार? हम क्यों ना उठाए उस मुद्दे को बार बार? जब बहन बेटियों को निर्वस्त करके घुमाया गया तो मणिपुर का हल क्यों नहीं निकाला? क्या वो बहन बेटियों के साथ उनको सांत्वना देने गए थे? क्या वहाँ पे आज वो हिंसा थम गई है? हर रोज कम से कम 2 या 3 लोग आज भी मणिपुर में हिंसा में मारे जा रहे हैं, खबरें वहाँ से निकल के नहीं आती। बाकायदा ASP तक का जो है अपहरण कर लिया वहाँ के उग्रवादियों ने, जिनको सरकार का समर्थन हासिल है, जिसके अगेंस्ट उन्होंने कमांडोज ने अपने हथियार डाल दिए। पिछले हफ्ते की खबर है, आप सब लोगों ने देखी होगी। जवाब ले लेते हैं। जहाँ भी हिंसा होती है वहाँ मोदी जी शांत क्यों रहते हैं भाई? बताइए, आगे आइए। देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, जो अच्छे काम करता हूँ उसमें 10 आदमी टांग अड़ाने वाला होता ही है, समझ गए? कौन अड़ा रहा है टांग? विपक्ष अड़ा रहा है, और कौन अड़ा रहा है? सब विपक्ष का काम है ये, और कौन है? हम अच्छा हाँ बोलो ना। मैं एक ही चीज कहता हूँ कि 2014 से 2024 तक जो अभी हमारे प्रधानमंत्री फिर बनेंगे, जो अभी झंडा लेके आएंगे, अगस्त में आएंगे, 15 अगस्त को, वो कहा था कि 2024 में। इतना विश्वास है कि 2024 में आएंगे? क्यों नहीं आएंगे यार? 100% है, पूछो। भाई भी कह रहे हैं 100% बिल्कुल आएंगे। लगता है इन्हें ऐसे आने की संभावना लग रही है, आशंका लग रही है इनको कि जैसे चंडीगढ़ के अंदर आए ना, मेयर का चुनाव हुआ, लोकतंत्र की हत्या करा के आए, ऐसे आने की संभावना आशा देख रहे हैं ये। नहीं, मोदी जी तो 140 करोड़ जनता के दिल में बसते हैं ना। देखिए, अगर आप देखिएगा देश के अंदर 140, ये तो मोदी जी का एक डर्टी पॉलिटिक्स, इसको गंदी पॉलिटिक्स कहेंगे। मोदी जी अगर 140 देशवासियों को अपना परिवार मानते तो किसान को अपना परिवार नहीं मानते। जो किसान अपनी जायज़ मांग को लेके प्रोटेस्ट कर रहा है, उस किसान वो उस 140 में काउंट नहीं करते मोदी जी। उन युवाओं को काउंट नहीं करते जो आर्मी की, जिनकी भर्ती रद्द कर दी जाती है और वो अपने जायज़ मांग के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, अपने जायज़ अधिकारों को उठाते हैं, और उन अधिकारों को बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि देश के वो युवा, देश के अंदर जो अपना अधिकार उठा रहा है, अधिकार की मांग उठा रहा है, वो देशद्रोही है। वो इस अन्नदाता को, क्या उस देश के अंदर क्या चल रहा है? देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी देश को बेवकूफ बना रही है। क्या वो नहीं आती? वो महिला बहन बेटी नहीं आती जो बीजेपी के लोगों पर, बीजेपी के पदाधिकारियों पर रेप केस के शोषण के आरोप लगते हैं, और उन लोगों को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी प्रोवाइड कराती है। उन महिला बहन बेटियों के साथ जो रेसलर रही, एक्स रेसलर रही, उनके साथ क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी बेवकूफ बना रही है, कैसे आएंगे? भाई साहब ये बताओ, किसान आंदोलन पहले भी हुआ, टिकैत साहब ने किसान आंदोलन किया, उनकी सारी शर्तें मानी गई। आप रोज आंदोलन करके बैठोगे, हर मुद्दे के लिए आप आंदोलन करके बैठोगे। मांगे भी तो पूरी नहीं हुई ना भाई साहब, मांगे पूरी हुई ना, क्यों नहीं हुई? आखिर सरकार झुकी ना, आखिर सरकार झुकी ना, पहले तो सरकार झुकी ना। अब आप हर रोज एक नया मुद्दा लेके, अब आप यहाँ बताओ, इलेक्शन टाइम पे ठीक है हुआ ना। और ये सुनो, आंदोलन सारे आंदोलन चुनाव के समय ही क्यों होते हैं? इससे पहले क्यों नहीं होते? अच्छा, वहाँ जो किसान है
किसान अन्नदाता है, वो सबको अन्न देते हैं, लेकिन वहाँ क्या सारे किसान हैं? सारे किसान हैं। अगर सारे किसान हैं, भैया मैं भी किसान का बेटा हूँ, मेरे पास तो कोई BMW मर्सिडीज नहीं है, तो आप उनके साथ क्यों नहीं है? किनके साथ नहीं है? किसान के साथ। भाई साहब किसान के साथ नहीं है तो किसान का विरोध कहाँ कर रहे हैं हम विरोध कहाँ कर रहे हैं किसान का? किसने किया विरोध? किसने विरोध किया किसान का? सपोर्ट भी तो नहीं कर रहे, विरोध नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं आप कौन सा इन्होंने- सपोर्ट कर रहे हो? बिल्कुल हम तो करते हैं, हम तो कर रहे हैं, लगातार करते हैं, हमने तो लगातार बात उठाई। और रही बात वहाँ जाने की, हम भाभी होके आए हुए हैं और इन्होंने बात करी कि किसानों के पास BMW और मर्सिडीज की बात करी। अगर किसी के पास पैसा है, किसी किसान के पास अपनी जोत बड़ी है और उसकी उपज अच्छी है और उसने BMW खरीद ली, तो भाई साहब इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या उसने मेहनत करके तो कमाया? या इनके दिमाग में किसान की वही एक तस्वीर बसी हुई है कि उसके पैरों में टूटी चप्पल होनी चाहिए, फटी धोती होनी चाहिए? ये काम कांग्रेस का था, होनी चाहिए, कांग्रेस का आ गया। वो होनी चाहिए। वहाँ कि सारे किसान हैं तो किसान ही नहीं है, किसान के साथ कुछ राजनीतिक दल है जो अपना रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप? के साथ तो कोई राजनीतिक दल काम कर रहे हैं। अगर कोई भी राजनीतिक दल अगर किसी के हक की बात उठा रहा है तो क्या उसे उनके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए? राजनीतिक दलों की उत्पत्ति किस लिए होती है? जनता की आवाज उठाने के लिए। अगर कोई भी अपोजिशन हो या सत्ताधारी भी सत्ता में कब आता है? जब वो लोगों की आवाज उठाता है। मोदी जी जब सत्ता में आए 2014 में, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, जनता की आवाज ही उठाई ना उन्होंने। तो ठीक है, आज अगर जब उनके साथ जनता के साथ अन्याय हो रहा है और अगर विपक्ष उनकी आवाज उठा रहा है तो कि इसको पॉलिटिकल एजेंडा क्यों दिया जा रहा है? क्यों नहीं विपक्ष उनके साथ आएगा? भाई साहब 70 साल आप ही की सरकार थी, आप ही की सरकार थी, आपने क्यों नहीं किसानों की मांग पूरी की? आपने क्यों नहीं? 70 साल आप ही की सरकार थी। अगर आप चाहते तो आज किसानों को रोड पे आना ही नहीं पड़ता। आज तो किसानों के सीधे खाते में पैसे जा रहे हैं। भाई साहब आज की डेट में सारे किसानों के खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं। उनको नीम कोटिंग यूरिया मिल रहा है। जो पहले यूरिया का खाद जो बनता था वो पहले वो ब्लैक हो जाया करता था, आज तो सीधे मिल रहे हैं। ये उस खाद की बात कर रहे हैं, इनको पता नहीं डीएपी के कट्टा कितने का आता है। आज पहले प्रीवियस गवर्नमेंट में कितने का आता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो डीएपी का खाद 1650 रुपए का बिकता है, जो कांग्रेस के टाइम में 750 850 रुपए का बिकता था। आज भारतीय जनता पार्टी कहाँ खो गई? वो स्मृति ईरानी जी, वो हर्षवर्धन जी, वो भारतीय जनता पार्टी की मंत्रिमंडल आज भारत के अंदर एक्स टाइम में प्रोटेस्ट करते थे उस सिलेंडर को लेकर। सिलेंडर लटका के प्रोटेस्ट करते थे चांदनी चौक की सीटों पर। यही पकड़ी गई। बता दो भाई साहब 230 रुपए का गट्टा को 750 रुपए बता रहे हैं। कैसा कौन सा 850 बोला है मैंने, 850 बोला है मैंने। डीएपी और यूरिया में confuse हो रहे हैं, कोई बात नहीं। डीएपी और यूरिया में कंफ्यूजन हो आपको। आप अगर किसान होते तो डीएपी और यूरिया में आपको डिफरेंस नहीं पता, आपको डिफरेंस नहीं पता। अरे मेरी बात सुनो, भैया ने अभी 750 से 850 कर दिया। अभी इनसे और बात करोगे ना तो 1000 बता देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप उसमें रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए क्या बोला है मैंने। आप उसमें रिकॉर्डिंग चेक करिए कैसे छूट के भाग गए डिबेट। आइए ना मुद्दे पर बोलिए। और यूरिया और डीएपी में कंफ्यूज हो गए थे। यूरिया की बात हो रही थी और जो यूरिया की बात करके गए 45 किलो का कट्टा आता था जिसे घटा के 40 किलो का कर दिया गया। रेट सेम का सेम है। अब इन लोगों को क्यों नहीं समझ में आती ये चीज? जैसे कभी एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, पार्ले का बिस्कुट जो है वो 100 ग्राम का आता था, 5 रुपए का 10 रुपए का कभी मिलता था। आज भी वो 5 रुपए का बिस्कुट है, लेकिन आज उसकी वैल्यू जो है 100 ग्राम नहीं है। उसमें वजन घटा के उसका 57 58 या 60 ग्राम के लगभग कर दिया गया। लेकिन इनकी नजर में वो आज भी 5 रुपए का, तो इनको महंगाई कहीं नहीं नजर नहीं है। 240 रुपए का यूरिया महंगाई तो दिख रही है, महंगाई दिख रही है ना। 240 रुपए का यूरिया तब भी था, 240 का भी है, लेकिन उसमें 5 किलो यूरिया घटा दिया गया है। वो इनको दिखाई नहीं, वो देखेंगे भी नहीं, क्योंकि इनके एजेंडे में फिट नहीं होती है सब चीजें ना। एजेंडे में फिट होंगी तो ये देखेंगे, और देखना चाहते क्यों नहीं? क्योंकि इनकी आंखों में मोदी बिंद का चश्मा चला रहा है। इनकी आंखों में ये भी कह रहे हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी के अलावा विकल्प क्या है 2024 का? विकल्प भाई साहब एक बात, अगर हम प्राचीन इतिहास की अगर बात करें तो मोदी जी के विकल्प मैं भाई साहब से भी पूछता हूँ। आज भाई साहब खड़े हैं, बुरा मत मानना इस चीज का। देखो थोड़ा सा, आपके पिताजी हैं अभी? आपके दादाजी? नहीं दादाजी ने, दादाजी के बाद किसी ने संभाला ना? पिताजी ने संभाला। मेरे भी पिताजी नहीं है, मेरे दादाजी थे तब उन्होंने संभाला। मेरे पिताजी चले गए, आज मैं संभाल रहा हूँ। मैं चला जाऊंगा, मेरे बच्चे संभालेंगे। विकल्प तो हमेशा मौजूद होता है भाई साहब। सत्ताधारी और विपक्ष में कभी कोई ऐसी समस्या ही नहीं है कि विकल्प ना हो। आप ये कैसे कह सकते हो कि यही एक सर्वे सर्वा है? सिकंदर भी अपने आप को बहुत बड़ा सर्वे सर्वा करता था, आधी से ज्यादा दुनिया जीत ली थी। उस वक्त कहा जाता है कि उसका विकल्प कौन है? शत्रुज के बाद से वापस लौट गया ना। फिर विकल्प की क्या बात है? आज आप गद्दी छोड़ो, हजारों तैयार बैठे हैं भाई साहब। आज हमारे देश में युवाओं में इतनी जान है, इतना टैलेंट है कि आप किसी एक युवा को भी आज प्रधानमंत्री पद पे बिठा दोगे, वो भी देश ढंग से चला देगा। कोई कभी नहीं देश में अगर इतना ही है, ये सब युवा हैं, हम भी हैं, हाँ।
तो फिर क्यों नहीं आपके राहुल गांधी आगे आ रहे हैं भाई साहब? क्यों नहीं जीत रहे? क्यों नहीं जीत रहे? अगर वो बनना नहीं चाहते तो फिर दौड़ क्यों रहे? उनको चाहिए ना, जनता तो यही है, हम ही आप हैं, खाली यहाँ हमारे 4 आदमी के क्यों नहीं आ पा रहे भाई? अगर उनके अच्छे काम है, चलो मैं आप ही की बात मान लेता हूँ, मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया, 60 साल कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम किए, तो क्यों वो कांग्रेस आज सत्ता से विमुख है भाई? ठीक है जी, बिल्कुल क्यों है विमुख? सत्ता से विमुख होने की बात है, परिवर्तन संसार का नियम है, गीता के सार में भी साफ साफ लिखा हुआ है परिवर्तन संसार का नियम है। ठीक है जी, परिवर्तन आता है, कौरवों ने भी 100 साल राज करा था, उसके बाद उनका भी राज चला गया था, पांडव फिर वापस आ गए थे, सीधी सी बात है। तो आज अगर वो सत्ता चली गई है तो सत्ता वापस भी आएगी। आज आपने देखा कि इंदिरा गांधी जितनी लोकप्रिय प्रधानमंत्री, थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ, 1977 तक कांग्रेस ही कांग्रेस थी, 77 में इंदिरा गांधी जी ने 75 में इमरजेंसी लगाई, सारे देश ने उनका फैसले का विरोध करा, 77 में वो बाहर हो गई, जनता पार्टी की सरकार वापस आई, लिया ना लोगों ने विकल्प के तौर पर, इस्तेमाल करा ना 2.5 साल के अंदर ही, लेकिन लोगों को दिख गया कि ये सरकार हमारे किसी काम की नहीं है, फिर उखाड़ फेंका, 80 में दोबारा चुनाव हुए, फिर कांग्रेस सत्ता में आ गई। तो ये तो परिवर्तन संसार का नियम है। आज अगर मोदी जी का 2024 में परिवर्तन होएगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। क्या लगता है भाई साहब? कोई परिवर्तन नहीं होगा, वापसी मोदी जी आएंगे, आप वापसी आके डिबेट कर लेना, भाई साहब का नंबर ले लो, बुला लेना, अगर 2024 में आ जाएंगे, ये जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा, मैं शर्त नहीं लगा रहा है, नहीं तो फिर बस मैं तो अगर आप हारने की बात करें तो मैं तो सबसे बात है नैतिक तौर पे हार जाऊंगा भाई साहब, कि ये देश का दुर्भाग्य होगा कि अगर फिर से एक बार ऐसी सरकार आ जाएगी जो देश को लगातार कर्ज में डुबो रही है, जो देश के युवाओं का भविष्य लगातार अंधकार में डाल रही है, जो देश के नागरिकों को भिखारी बना रही है, साफ कहता हूं भिखारी बना रही है, 5-5 किलो राशन देके भिखारी बना रही है। मोदी जी ने यहीं से भी पीछे भाषण देके बोला था कि 5 साल और एक्सटेंड करी जा रही है योजना 5 किलो की। साफ उनका सीधा मकसद था कि आपके स्थिति में 5 सालों तक, अगले 5 सालों तक कोई सुधार नहीं आने वाला, आप इसी 5 किलो राशन की भीख पे जियोगे। उन्होंने एक बार भी ये बात बोली कि मैं अब राशन बंद करता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे उत्थान के लिए ये काम करूंगा, मैं तुम्हारी एजुकेशन के लिए ये काम करूंगा, मैं तुम्हारे रोजगार के लिए ये नए अवसर प्रदान करूंगा, मैं आज ये नई 4 फैक्ट्री डाल रहा हूं जिसमें आप लोगों को रोजगार मिले और आप कमा के आत्मसम्मान से खा सको। नहीं बोला मोदी जी की गारंटी से देश खुश है, देश की जनता भी देश खुश रही ये है। एडवर्टाइजमेंट की गारंटी देख रहे हैं क्या आप? जो टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट चलती है हमारे देश की, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, देश के आप माचिस खरीदते हैं ना, उसमें भी टैक्स इंक्लूडेड होता है। ये भारतीय जनता पार्टी के एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं आप, बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी टैक्स का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। क्यों बर्बाद कर रहे हैं? देश का पैसा नहीं है वो उस आम नागरिक के जेब का पैसा है जो मजदूरी करके अपने यह टैक्स जनता खुद मजदूरी करके, आम नागरिक मजदूरी करके देश के जहां प्रोडक्ट खरीदता है टैक्स इंक्लूडेड आता है भाई साहब, टैक्स इंक्लूडेड पे प्रोडक्ट परचेज करते हैं हम। ये जनता का, आम नागरिक का पैसा है जिसको मोदी जी एडवर्टाइजमेंट में बाहर देश के अंदर 6.5 लाख के एक हुडिंग के वो सदन के अंदर बिल पास कर रहे हैं। ये देश के अंदर चल क्या रहा है? देश के अंदर डेवलपमेंट की राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल जी उनके विजन को खत्म करने की बात करती है भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर। ये कैसे चलेगा? अरविंद केजरीवाल जी का